दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस जो अप्रैल में दोस्तों पेपर होने वाला है, उसके 4 प्रैक्टिस सेट पहले ही आप लोगों के लिए अपलोड किए जा चुके हैं, यानी कि 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल हैं। तो जो अभी तक बच्चे उन क्वेश्चन को नहीं देख पाए हैं, जाकर फटाफट उसको देख के आज का एक नया प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं और हाल फिलहाल में 2, 3, 4, 5 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं और 25 क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शन को देखेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। तो यह बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा है। और एक बार दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वेटिंग फॉर ए वीजा, यह किस भाषा में उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखी है, ठीक है ना, उन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखी है। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी तो कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन सच के प्रयोग को, ठीक है ना, सच के प्रयोग को महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। तो प्रश्न नंबर पहले का आंसर आपका क्या होगा, बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। ऐसे जो दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी हैं, जो महान विभूति रहे हैं, वो हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में उपस्थित है। ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, तमिलनाडु और केरल हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, इनके मंदिरों के नाम आप लोग पढ़ लीजिए, यह हमेशा से ही पूछे जाते हैं। तो श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो सबसे पहले दोस्तों 8 जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है ना, उसके बारे में भी आप लोग को जानना चाहिए कि 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे कौन से, जैसे कि भारतनाट्यम हो गया, ठीक है ना, कुचिपुड़ी हो गया। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है, आप लोग गेस करिए, भारतनाट्यम कहाँ का है। फिर इसके बाद दोस्तों कुचिपुड़ी, ठीक है ना, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है। फिर इसके बाद दोस्तों सत्रीय नृत्य, सत्रीय नृत्य हो गया आपका। फिर चौथे नंबर पे हम आए तो ओडिसी, ओडिसी, ठीक है ना। अब 5वें नंबर पे आए, 5वें नंबर पे क्या होगा, मणिपुरी, मणिपुरी, ठीक है ना। इस तरीके से आपके क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है कि एक हमारा कथक भी हो गया, ठीक है ना। तो 6 नंबर के यहाँ पे हमारा एक कथक हो गया। कथक दोस्तों उत्तर भारत या फिर आप उसको उत्तर प्रदेश का भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, उत्तर भारत। मोहिनीअट्टम भी हो गया। ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का, ठीक है ना, ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। सत्रीय नृत्य कहाँ का है दोस्तों, असम का है, जो कि भी सबसे लेटेस्ट में जोड़ा गया है। और मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है। बात समझ में आई। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि माधवी मुदगल, सबसे पहले दोस्तों आपके जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि हमारे वर्णित हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य, उनको तो पूछा जाता है, उनके नाम पूछा जाता है, और वो किस राज्य के नृत्य हैं यह भी पूछा जाता है, और कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन सी पर्सनालिटी उस नृत्य को करते हैं, यानी कि उस नृत्य में कौन सी पर्सनालिटी काफी फेमस है, यह भी पूछा जाता है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर यदि मैं कितने हुए, 6 हुए, 7 यदि मैं जोड़ूं तो कथकली, ठीक है, और एक पंजाब का है। तो माधवी मुदगल जी जो हैं, यह ओडिसी नृत्य, ठीक है ना, ओडिसी नृत्य के लिए यह पर्सनालिटी काफी ज्यादा फेमस है, और यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे लेटेस्ट जो जोड़ा गया दोस्तों, असम का जोड़ा गया है, जिसका नाम सत्रिया नृत्य है, ठीक है। यह प्रश्न, एक प्रश्न इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार पाया गया। दोस्तों स्विमिंग पूल, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में स्विमिंग पूल कहां पर पाया गया। तो यह कहां पर पाया गया, ऑप्शन क्या है आपके, मोहनजोदड़ो,
लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्विमिंग पूल पाया गया। बात समझ में आई? आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों को टिक कर पा रहे होंगे। सीमा दर्शन योजना कहाँ शुरू किया गया? दोस्तों जो सीमा दर्शन योजना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। ठीक है ना। अपनी सीमाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, वहां पे पुलिसिंग कैसी होती है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है, उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गुजरात ने सीमा दर्शन योजना की शुरुआत की है। तो प्रश्न नंबर 5वें का आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम, यानी कि बाल विवाह नहीं होगा, यह अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों यह अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। और यह एक्टिव कब हुआ था? यह दोस्तों एक्टिव 1 अप्रैल 1930 में हुआ था, यानी कि पारित कब हुआ था? 1929 में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन 31, 29, 35 और 33 है, तो डेफिनेटली इसका आंसर 29 होगा। अब बात करते हैं अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े। अविकसित मतलब कि वहां पर डेवलपमेंट कोई खास नहीं है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ठीक है ना, संसाधन उपलब्ध नहीं है। और तकनीकी रूप से पिछड़े यानी कि वहां पर टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पर क्या है? वहां पर शिक्षा नहीं है, ठीक है ना, लोग बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं है, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उससे वह क्या है? मिले नहीं है। ठीक है। समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? आप दोस्तों किसी पिछड़े समाज के बारे में, जैसे कि जो आदिवासी समाज है, जंगलों में निवास कर रहे हैं, उनके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं कि वह उनके बारे में बात चल रही है। तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? वहां पर जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जन्म के समय जो शिशु मृत्यु दर और जो उसकी माता होती है उसकी मृत्यु दर काफी अधिक होती है। जहां पर हॉस्पिटलिटी, जहां पर अस्पताल और तकनीकी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, जहां पर समय से इलाज और दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, वहां पर ऐसी समस्या होती है। क्योंकि लोग अविकसित देशों से पलायन करते हैं। पलायन कहाँ करेंगे यार? जब पढ़े लिखे नहीं हैं, जब उनको कुछ आता ही नहीं है, तो वह अपने ही जमीन से जुड़े रहेंगे, बल्कि वह शहर भी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होते हैं। दोस्तों जहां पर असुविधा है, जागरूकता नहीं है, वहां पर डेफिनेटली जन्म दर भी अधिक होगा, लेकिन उसके साथ जो मृत्यु दर होगा वह जन्म दर से और ज्यादा होगा। बात समझ में आई ना? यदि 100 बच्चे ने जन्म लिया तो हो सकता है कि उसमें से 30-40 मर जाएं, क्योंकि उनको सही समय से तकनीकी और हॉस्पिटलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? कम होती है। क्योंकि बच्चे जन्म तो लेते हैं लेकिन वह जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सरकारी नीतियां सामान्य सख्त होती हैं। यार जब सरकारी नीतियां सख्त होंगी तो जनसंख्या वृद्धि कैसे होगी? यानी कि जन्म दर तो बढ़ ही नहीं सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जहां पे अविकसित देश है, जहां पर तकनीकी रूप नहीं है, वहां पर तो लोग गवर्नमेंट ही नहीं जानते कि गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है, गवर्नमेंट किसके लिए बनती है, उसका काम क्या है, हमारे ऊपर उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। तो वो क्या गवर्नमेंट की नीतियों को पालन करेंगे जब हमें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो, तुम क्या बोल रहे हो, तो हम तुम्हारी बात को क्या मानेंगे? बात समझ में आई? क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों कम होती है, ऐसी बात नहीं है। मृत्यु दर तो अधिक होती है और जन्म दर भी अधिक होती है। बात समझ में आई? तो प्रश्न नंबर 7वें का आंसर क्या होगा? क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती है। यदि हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें तो मृत्यु दर ग्रेटर देन जन्म दर, ठीक है ना, मृत्यु दर ग्रेटर देन जन्म दर। अविकसित और जहां पर क्या है? तकनीकी रूप से अभाव है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत, ठीक है ना, क्रस्ट के में मुख्य रूप से क्या होते हैं? दोस्तों इसमें क्या होता है कि सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और निकिल, सिलिका और मैग्नीशियम, लोहा और एल्युमिनियम। तो जो क्रस्ट भाग होता है वहां पर सिलिका, ठीक है ना, और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 8वें का आंसर सिलिका और मैग्नीशियम होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? दोस्तों महोत्सव और उत्सव आप लोग स्टेट वाइज अच्छे से इसको मेमोराइज कर लीजिए, यानी कि एक स्टेट से 5-6 उत्सव महोत्सव का पढ़िए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, तभी आप इसको टैकल कर पाएंगे। हर साल एसएससी एमटीएस में एक नया उत्सव महोत्सव आ ही जा रहा है। अब बताइए गोंचा को मैं समझ रहा था क्या है, तो मुझे नेट पे सही से नहीं मिला कि गोंचा क्या है क्या नहीं है।
काफ़ी मशक्कत करने के बाद पता चला कि यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है ना। एक आदिवासी परंपरा का एक नृत्य है गोंचा महोत्सव, और यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो हर राज्य के कम से कम 4-5 महोत्सव उत्सव को आप लोग समराइज करिए, हर राज्य के। बात समझ में आई। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल क्या है दोस्तों? मेथेनोइक अम्ल, आप लोग को पता ही होगा, HCOOH, या फिर आप कहीं पर इसको CH2O2 यदि ऐसा भी आ जाए, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और ये चींटी के डंक में पाया जाता है। जैसे ही चींटी हमें काटती है तो जो हमें दर्द होता है, ठीक है ना, जो वहां पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वह मेथेनोइक अम्ल की वजह से ही होता है। तो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल क्या है? मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आंसर को मत देखा करिए, वीडियो को रोककर प्रश्न को देखकर, ठीक है ना, फिर आंसर लगा के फिर उसके सोल्यूशन को देखा करिए। अब बात करते हैं विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है आपके हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा और असम। दोस्तों सहाय योजना, ठीक है ना, जो सहाय योजना है यह विद्रोह प्रभावित, थोड़ा सा क्लिष्ट वर्ड हो गया, जहां पर सुविधा नहीं है, जहां पर सुविधा नहीं है, ठीक है ना, जहां पर सुविधा नहीं है वहां के बच्चे खेल कूद में, वहां के बच्चे खेल कूद में कैसे आगे बढ़ें, ठीक है ना, उनको सहायता देने के लिए, उनको सहायता देने के लिए इसमें एक राशि आवंटित होती है, जो कि आइडेंटिफाई किए हुए बच्चे होते हैं कि एक खेल कूद में आगे बड़ा नाम कर सकते हैं, इनका खेल में प्रदर्शन अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका काफ़ी अच्छा कार्य है। तो सहाय योजना के तहत दोस्तों झारखंड में उन्हें धनराशि मुहैया कराई जाती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं योजना के। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? पाइका, बिरहा, मटकी और अलकाप। दोस्तों जो बिरहा है यह उत्तर भारत में, खासतौर पे यूपी और बिहार में बिरहा एक प्रकार का संगीत होता है जिसमें व्यक्ति, संगीत का गायन करने वाला जो व्यक्ति होता है वह संगीत के माध्यम से अपनी बातों को भी वहां पे रखता है। बात समझ में? यदि मान लीजिए कोई देश में दुर्घटना हुई तो उस दुर्घटना का वर्णन भी वह संगीत के माध्यम से करता है। बात समझ में आई? तो नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो बिरहा। प्रश्न नंबर 12 में आंसर क्या है? विरह। यानी कि जो विरह, समझ रहे हैं ना, विरह में विरह, आप लोग इसको विरह से जोड़ ले। विरह मतलब क्या होता है? वेदना, दर्द। निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं दोस्तों? दून। हाना, सिंध, कांगड़ा और दून, ठीक है ना। तो इन घाटियों को क्या कहते हैं? दून, जो हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? फ्यूज, एलिमेंट, सेल और स्विच। ऑप्शन है आपके फ्यूज, एलिमेंट, सेल और स्विच, और करेक्ट आंसर क्या है? एलिमेंट, ठीक है ना। जो बल्ब में लगा होता है अंदर उसको फ्यूज कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली होती है उसको एलिमेंट कहते हैं। और नाइक्रोम किसको कहते हैं? इसको सोचिएगा। AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं दोस्तों? एक ग्रैमी पुरस्कार, जैसे कि नोबेल पुरस्कार होता है, विश्व स्तर पे ग्रैमी पुरस्कार की भी अपनी एक महत्ता होती है। भारत के स्टार सिंगर AR रहमान ने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है, ठीक है ना, 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला था? पंडित रविशंकर को हमारे देश में सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार मिला था, और AR रहमान ने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार को जीत लिया है। तो ग्रैमी पुरस्कार किसी को यदि मिल रहा है तो यह भी अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है। दोस्तों शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया सन 2002 में। ऑप्शन है आपके 4, 97, 86 और सन 2002। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार के रूप में सन 2002 में जोड़ा गया। अब बात करते हैं भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है। जो विधानसभा होता है वह निम्न सदन होता है, जैसे कि हमारा लोकसभा होता है। जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से
तक जारी रहेगी। दोस्तों इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे कि विधानसभा फॉर्म हो गया, विधायक लोग चुन के विधानसभा में आके बैठ गए, ठीक है ना। मान लीजिए विधानसभा भंग नहीं हुई, विधानसभा भंग कैसे होती है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो कि किसी को बहुमत दल, मतलब कि किसी पार्टी को बहुमत ना मिले, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कब तक जारी रहेगी, 2 साल, 5 साल, 6 साल और 3 साल। दोस्तों जो विधायक चुने जाते हैं वह 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। जब भंग नहीं होगा तो 5 साल अपना कार्य करेंगे ही, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 साल। और दोस्तों जो विधान परिषद होता है वह स्थायी सदन होता है, वह कभी भी भंग नहीं होता और उसके 1/3 लोग 2-2 साल पे टर्मिनेट होते रहते हैं और उसकी जो चयनित व्यक्ति का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। और इसमें विधानसभा में 5 वर्षों के लिए होती है, यदि यह भंग ना हो तो अपनी पहली बैठक से 5 साल तक कार्य करता है। और क्वेश्चन नंबर 17 हो गया 5 साल, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है, ठीक है ना, यह भी प्रश्न आपसे पूछता है। मैंने पहले ही आपको बताया था, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया और महाराष्ट्र हो गया, ठीक है ना। तो वहां पर एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है और दोनों के सम्मिलित रूप को विधानमंडल भी बोल सकते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि क्या उत्तर प्रदेश में विधानमंडल है तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में विधानमंडल है, क्योंकि दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त रूप को विधानमंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इससे 2-3 प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। दोस्तों मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के, मूर्ति पूजा जो है वो अपने आप में अच्छा कार्य नहीं है और जो जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है ना, वह भी सही नहीं है। इसके आधार पर किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो आपके ऑप्शन क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेठ, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इस समाज में दोस्तों मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था का बहिष्कार किया गया था। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर क्या है? ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक उदाहरण है? कर राजस्व, प्रत्यक्ष व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, ठीक है ना। तो कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? जो पूंजी बजट होता है उसका गैर योजनागत पूंजीगत व्यय इसका एक घटक होता है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा बजट, तो यह शब्द वहां पर आता है। जब कभी क्लास पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी क्लास आएगी, तो उसमें सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? दोस्तों जो खरीफ की फसल होती है यह लगभग जुलाई से लेके नवंबर तक खरीफ फसल होती है। जुलाई से लेके नवंबर तक खरीफ फसल होती है और इसकी प्रमुख फसल क्या होती है? धान होती है, जिसका हम चावल खाते हैं, ठीक है ना। और नवंबर से लेके मार्च तक रबी की फसल होती है। तो जब हमारी खरीफ की फसल जुलाई से लेकर नवंबर तक चल रही है यहाँ पे, तो यह कौन से मौसम में, उस समय कौन सा मौसम रहता है? बरसात के दिन आए, यानी कि बरसात रहता है। अब बात करते हैं सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? दोस्तों केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है, ठीक है ना, से अधिक हैं। तो सन 2011 जनगणना भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यह कौन सा राज्य है? केरल। इसकी साक्षरता दर भी सबसे अधिक है, जहां पर महिलाएं ज्यादा, वहां पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बात समझ में आई? बोलते हैं ना, जब एक महिला पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ लेता है, तो उसी कॉन्सेप्ट से आप समझ लीजिए कि वहां पर महिलाएं ज्यादा हैं, इसलिए लोग पढ़ भी लिए हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है? उन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया। दोस्तों दिल्ली सल्तनत जो है, चाहे वो आपका गुलाम वंश हो जाए, खिलजी वंश हो जाए, तुगलक वंश हो जाए और लोधी वंश हो जाए, चारों वंश को आप लोग अच्छे से पढ़िए और कौन कौन से शासक उसमें हुए
तो वह भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि SSC-MTS में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तुगलक वंश की जो स्थापना थी वह गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो सबसे पहले नाम गयासुद्दीन का ही आएगा, तो यह दोनों तो गायब हो गए। अब बात हो गया गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद तुगलक। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली डी इसका आंसर ठीक होगा, गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इब्न बतूता भारत आया था, इब्न बतूता, ठीक है ना, मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली के गाजी, गाजी मतलब न्यायाधीश की उपाधि भी दिया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक इसका सही ऑर्डर है। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्न बतूता, इब्न बतूता या कहां से आया था, या मोरक्को से आया था, मोरक्को से आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली के गाजी, गाजी मतलब न्यायाधीश की उपाधि दिया था, ठीक है ना। हाँ, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर डी होगा। अब बात करते हैं 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन सन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन है आपके मलेशिया, इंडिया, फिजी और म्यांमार। तो दोस्तों फिजी, ठीक है ना। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन सन 2023 फिजी में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह द्वारा हाल ही में किस राज्य की पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है। तो यह दोस्तों हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है, और किसके द्वारा दिया गया है, अमित शाह के द्वारा, ठीक है ना, तो हरियाणा की पुलिस को। अब बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट सन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जो विश्व के देश होते हैं उनकी शासन व्यवस्था के लिए, ठीक है ना, कुछ रूल्स बनाने के लिए बहुत देशों के प्रेसिडेंट जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वह एक जगह इकट्ठा होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो यह दोस्तों कहाँ पे होगा, दुबई में होगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमने 1 से लेकर 25 तक जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको दोस्तों एक एक करके सॉल्व कर दिया, और जो भी उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने यहाँ पर देख लिया। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो बस आप लोग को दोस्तों करना क्या है कि वीडियो को लाइक करके, इसको फॉलो करके हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाना है, जिससे कि SSC-MTS का सारा मटेरियल एक जगह अच्छी क्वालिटी में हम आपको दे सकें। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।